साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए साइंस का निपटारा, यानी कि एमपी पुलिस और एमपी एसआई में 10 नंबर की साइंस देखने को मिलती है और 10 में से 10 नंबर हमको लेकर के आने हैं। देखिए, अभी आप यूट्यूब की बात करते हैं तो आपको एमपीजी के हर जगह देखने को मिल जाएगी, यूट्यूब पर मैथ भी मिल जाएगा, रीजनिंग भी मिल जाएगी, लेकिन भाई साइंस के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। और 10 नंबर तो बहुत होते हैं, 10 नंबर तो बहुत होते हैं भाई। और ये आपके एग्जाम में कंपटीशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और आपको इन 10 नंबर को बिल्कुल पकड़ के चलना है। 10 में से 10 नंबर लेकर आएंगे अगर आप ऐसे ही हमारी क्लास देखते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है वो सारे के सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड हैं और एक एक प्रश्न के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। बड़े मजे से आपको पढ़ने में मजा आएगा और समझ में भी आएगा और एक एक प्रश्न आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। तो एमपी पुलिस और एमपी एसआई के 10 में से 10 नंबर हमको साइंस में लेकर के आने हैं, ठीक है। फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न प्रकाशीय माध्यमों को प्रकाशीय रूप से सघन माध्यमों के बढ़ते क्रम में सजाएं। अब दिमाग में प्रश्न आएगा, ये सघन माध्यम क्या होता है? तो देखिए, सघन और विरल माध्यम के बारे में हम आपको बता देते हैं। प्रकाश है, प्रकाश अपने दिमाग में रखिए, प्रकाश को जहां से गुजरने में आसानी होती है वो उतना विरल माध्यम होता है और प्रकाश को जहां से गुजरने में परेशानी होती है वो उतना सघन माध्यम होता है। इतना बात आपने दिमाग में रख लिया। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है कांच, वायु और जल, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, यानी सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर कांच, जल और वायु, उसके बाद है वायु, जल और कांच, और उसके बाद है जल, कांच और वायु। आइए इसके आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि वायु, जल और कांच। अब देखिए, समझिए इस प्रश्न को। देखिए, ये ऐसे टेक्निकल प्रश्न हैं जो एग्जाम में मतलब कंपटीशन बना देंगे। लोग इसको छोड़ करके आएंगे, समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, आपके बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, वायु से अगर आप प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तो बड़ी आसानी से गुजर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकाश की किरण को जब आप जल में से गुजारेंगे तो थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और वही प्रकाश की किरण जब कांच से गुजरती है तो गुजरने में और ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वायु, जल और कांच। वायु से आसानी से गुजर जाएगी, जल में थोड़ी परेशानी होगी और कांच में सबसे ज़्यादा परेशानी होगी, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 2। श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की संख्या कितनी होती है? कितने रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8 या फिर ऑप्शन डी है गई भैंस पानी में, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको आंसर दिखाते हैं, फिर आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि 7 रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में। अब देखिए, आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण होती है उसे हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो पर्दे पर हमें 7 रंग प्राप्त होते हैं। वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग हमें प्राप्त होंगे जब हम श्वेत रंग की प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारेंगे। अब याद कैसे रखेंगे? तो बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये 7 रंग हमको देखने को मिलते हैं पर्दे पर, ठीक है। बड़ी आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, याद रखिएगा। बाकी इसके लिए हमने एक छोटी सी वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी डाली, वहाँ पर हमने आपको पूरा डिस्क्राइब किया है। एक बार अगर आप चाहो तो वो जाकर के वीडियो देख सकते हो। उसमें आपको बिल्कुल एनिमेशन के माध्यम से कैसे श्वेत प्रकाश किरण गुजर रही है प्रिज्म में से, फिर 7 रंग कैसे देखने को मिल रहे हैं, एक बार आप चैनल के अंदर विजिट करके देखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो हजामत या फिर शेविंग बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण। शेविंग मतलब समझ रहे हैं ना, दाढ़ी बनाना, आप ऐसे याद रख लिए। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? उत्तल या फिर अवतल या फिर समतल या फिर परवलयिक दर्पण? इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि अवतल दर्पण जो होता है वो दाढ़ी बनाने वाले कांच में लिया जाता है। अब देखिए, लोगों को कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है? अवतल और उत्तल दर्पण में कन्फ्यूजन होता है अक्सर कि दाढ़ी बनाने में कौन सा यूज किया जाता है। सही आंसर है अवतल। अब याद कैसे रखेंगे? तो अवतल, उस दाढ़ी बनाने वाले कांच में क्या देखते हैं? अपना चेहरा देखते हैं ना, और अपना चेहरा देखकर क्या कहेंगे? आहा, आहा, यानी आहा। तो आ यहाँ पर भी आ रहा है, जब आप बोलेंगे आहा तो आ आएगा, और अवतल दर्पण में भी आ रहा है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, दाढ़ी बनाने वाले कांच में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण कैसा होता है? तो चिकना भाग इसका अंदर की तरफ होता है और खुदरा भाग जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, शंकु और सलाका कहाँ पर पाए जाते हैं? अब लोग कहेंगे शंकु और सलाका क्या होते हैं? शंकु तो गणित में पाया जाता है और सलाका जेल में पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने साइंस का टॉपिक है। ऑप्शन ए है लेंस में, ऑप्शन बी है कॉर्निया में, ऑप्शन सी है रेटिना में या फिर ऑप्शन डी है आइरिस में। अपने आंख के चारों पार्ट हैं, आइए देखते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं शंकु और सलाका। सही आंसर है सी, यानी कि रेटिना में शंकु और सलाका पाए जाते हैं। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं।
तो देखिए शंकु और शलाका लाखों की संख्या में रेटिना में पाए जाते हैं, जो कि वस्तु की आकृति, आकार, स्थितियों में रंग का आभास कराते हैं। अगर हमको कोई रंग दिखाई दे रहा है, कोई वस्तु की आकृति दिखाई दे रही है, तो वो शंकु और शलाका की वजह से ही दिखाई देती है, और लाखों की संख्या में हमारे आंख में ये शंकु और शलाका पाए जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है, जब एक तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करती है तो वो किसका वहन करती है, क्या लेकर के जाती है? ऑप्शन ए है ऊर्जा का, ऑप्शन बी है कुछ नहीं, ऑप्शन सी है द्रव्य, और ऑप्शन डी है पदार्थ। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि ऊर्जा का गमन करती है। जब कोई तरंग जो है कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो ऊर्जा लेकर के जाती है। अब देखिए, जब एक प्रकाश तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी तो अपने साथ ऊर्जा लेकर के जाएगी। अब समझेंगे कैसे इस प्रश्न को। देखिए, अगर आपने बचपन में कभी लेजर किरण, वो लाइट आती थी वाइट, वो रेड कलर की, यहाँ से जला दो तो पता नहीं कहाँ तक पूरा लाल लाल दिखाई देता था, तो वो एक लेजर किरण होती थी, उसको हम लेजर किरण कहते थे। कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा, लेजर किरण से मतलब कि लोगों को मार दिया है, लेजर किरण से छेद कर दिया। तो वो छेद कैसे कर रहे हैं? क्योंकि उसमें एक ऊर्जा जा रही है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य से जो तरंगें आती हैं, तो अगर आप लेंस को वहाँ पर रख देंगे, ठीक है, उसके नीचे कागज़ का टुकड़ा लगा देंगे, तो वो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वो जो कागज़ का टुकड़ा है वो जल गया। क्यों जल गया? क्योंकि जो तरंगे आ रही थी वो ऊर्जा लेकर के आ रही थी, ऊर्जा थी उनमें, इस वजह से वो कागज़ का टुकड़ा जल गया, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। एक एक प्रश्न को बिल्कुल इस तरह से हम समझाएंगे कि आपके दिमाग में छप जाएगा, और ये प्रश्न जब आपको परीक्षा में टकराएगा तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है। डेली ये सीरीज आएगी। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, वहाँ पर लाइक का बटन दिख रहा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये वीडियो खत्म होते ही कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। किसी भी तंत्र से जल का निष्कासन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है वाष्पीकरण, ऑप्शन बी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी है अपचयन, या फिर ऑप्शन डी है निर्जलीकरण। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि निर्जलीकरण कहलाता है। अब देखिए, किसी भी तंत्र से अगर आप जल को बाहर निकाल देंगे तो वो निर्जलीकरण कहलाएगा। कैसे? कभी कभी आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि पानी की कमी हमारे शरीर के अंदर आ गई है, जैसे हम पानी नहीं पीते हैं, या हम जैसे दस्त वगैरह होने लगती है, तो हमारे अंदर से जो जल होता है ना, वो जल हमारे अंदर से निकल जाता है, ठीक है। इस वजह से क्या कहते हैं कि अरे इसका तो निर्जलीकरण हो गया, यानी कि इसको डिहाइड्रेशन हो गया, इसको जल की आवश्यकता है। फिर वो ग्लूकोज की बोतल लगाई जाती है, बाकी वो सब आप जानते हैं, ठीक है। तो किसी भी वस्तु से या इंसान से जल का निकल जाना उसका निर्जलीकरण कहलाता है। इंग्लिश में इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, गर्मियों में अक्सर यह देखने को मिलता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर कोई पदार्थ ठोस, तरल तथा गैस तीनों अवस्था में रह सकता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? ठीक है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है क्वथनांक, ऑप्शन बी है हिमांक, ऑप्शन सी है गलनांक, या फिर ऑप्शन डी है त्रिक बिंदु। इसके आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि त्रिक बिंदु। तो त्रिक बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है, एक ऐसा तापमान होता है जिस पर कोई भी पदार्थ ठोस में भी रह सकता है, तरल में भी रह सकता है, और गैस में भी रह सकता है। अब देखिए, हिमांक क्या होता है? हिमांक मतलब कि कोई पदार्थ जो है वो, हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। बर्फ का मतलब जमता। जब कोई पदार्थ किसी तापमान पर जम जाता है तो उसे हम हिमांक कहते हैं। गलनांक, जब कोई पदार्थ किसी ताप पर गल जाता है तो उसे हम गलनांक कहते हैं। सिंपली, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है, उनमें से कौन सा तरल शीतलक के रूप में फ्रिज में उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, तो बर्फ बनाने में कौन सा पदार्थ इसमें उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी है अमोनिया, या फिर ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि बर्फ बनाने के कारखानों में शीतल कारक के रूप में अमोनिया का यूज किया जाता है। बर्फ की सिल्ली बनती है, आपने देखा हो कभी कारखानों में गए होंगे तो वहां पर अमोनिया का यूज किया जाता है बर्फ को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होगा? अगर आपके शरीर में कोई विटामिन ए की कमी अगर हो जाएगी तो उसका परिणाम क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सीधे सीधे कह सकते हैं कौन सा रोग हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है रतौंधी, ऑप्शन सी है बेरी बेरी, ऑप्शन डी है रिकेट्स। आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि रतौंधी हो जाएगी अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जा रही है। तो ये तो रतौंधी की बात थी, लेकिन अब इसमें 4 ऑप्शन आए हैं, तो चारों ऑप्शन के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, एक प्रश्न और यहाँ से आपका क्लियर हुआ, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। विटामिन बी जिसका रासायनिक नाम है थायमीन, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी हो जाती है। और विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स किसकी बीमारी है? कई बार पूछा गया है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में क्या होता है? हड्डियां जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। याद रखिएगा, हड्डियों से संबंधित बीमारी है विटामिन डी की कमी से होने वाली रिकेट्स, याद रखिएगा। विटामिन डी प्राप्त कहाँ से होता है? तो भाई सूर्य से प्राप्त होता है, फ्री में प्राप्त होता है, ठीक है, सूर्य की रोशनी से। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 10 है, हीमोग्लोबिन में एक लाल वर्णक मौजूद होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन बी है आरबीसी, ऑप्शन सी है जीव द्रव्य या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अरे यहाँ पर तो आंसर की मुंह दिखाई हो रही भाई। चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर है डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका आंसर डी नहीं होगा, ये गलत टाइप हो गया है। इसका आंसर होगा बी, यानी कि आरबीसी। ठीक है, इसीलिए मुंह दिखाई हो रही थी, गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं। टाइप राइटर भी कभी कभी प्रेशर में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि आरबीसी। आइए आरबीसी के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, हीमोग्लोबिन में एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे आरबीसी कहते हैं। अब आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आरबीसी का अर्थ है रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक है, और लाल रंग का ही होता है। इस वजह से जो हीमोग्लोबिन और जो हमारा रक्त है वो लाल रंग का दिखाई देता है। कार्य क्या है इसका? कार्य कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। ठीक है, तो आरबीसी की मदद से कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचती है। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का अर्थ होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स। इस डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए डब्ल्यूबीसी हमारा मतलब सहायता करता है। तो डब्ल्यूबीसी क्या है? तो एक तरह से सिपाही है, मतलब रोगों से हमारी रक्षा कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। और ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड कार्पस जो होते हैं वो ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे। डेली शाम को 4:30 से 5 के बीच में आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। भाई एक बार फिर हम कह रहे हैं, साइंस 10 नंबर की आएगी और 10 में से 10 अगर आपको लेकर के आना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि साइंस यूट्यूब पर केवल आपको यही मिल रही है और 10 नंबर हमारे मुट्ठी में होने चाहिए। तो 10/10 अपना टारगेट है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।